दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एपी सर आपके सामने आज ये वीडियो नंबर तीसरा जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या एलटी ग्रेड सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस के लिए सीरीज चलाई जा रही है, उसका ये वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले अगर आप वीडियो 1 व 2 को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उसको भी देख लीजिए। शुरू करते हैं। आज के कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ आज जो टॉपिक है उसका नाम है क्रांति, रिवॉल्यूशन। तो समझेंगे क्रांति क्या है और विद्रोह और क्रांति में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले विद्रोह को समझ लीजिए। विद्रोह याद रखिएगा, किसी शासक रूलर्स या उसकी पॉलिसी, शासकों की नीति में परिवर्तन के लिए किया जाता है। यानी जब भी विद्रोह होगा तो किसी शासक को हटाने या उसकी जो शासक है उसके द्वारा जो नीति लागू की जा रही है वो अच्छी नहीं है, इसलिए उसमें परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। तो विद्रोह हमेशा याद रखिएगा, ये विशिष्ट शासकों या शासकों की नीति में परिवर्तन के लिए किया जाता है। जबकि क्रांति जो होती है या हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों तरीके से हो सकती है। और क्रांति का मतलब होता है कि समाज में आमूलचूल और गुणात्मक परिवर्तन। आमूलचूल और गुणात्मक परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक उसे क्रांति नहीं कहा जाएगा। और क्रांति के अंतर्गत संवैधानिक व राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी होता है। अब बात करें कुछ विचारकों ने जो क्रांति को किस रूप में डिफाइन किया। अरस्तु ने कहा कि क्रांति क्या है, संविधान या शासन प्रणाली जो विद्यमान है उसमें अगर परिवर्तन के लिए आंदोलन किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, क्रांति के नाम से जाना जाता है। और विश्व में जो प्रमुख क्रांतियाँ हुई हैं कौन कौन सी हुई हैं, तो विश्व में सबसे पहले प्यूरिटन क्रांति। ये प्यूरिटन क्रांति कब हुई थी? 1649 में हुई थी। दूसरी जिसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं जो इंग्लैंड में हुई थी 1688 में हुई थी। और अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? 1776 में हुई थी। और अमेरिकी क्रांति के माध्यम से आप जानते हैं कि अमेरिका को आज़ादी प्राप्त होती है। इसके साथ ही फ्रांसीसी क्रांति ये कब हुई? 1789 में हुई। इसी में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लेफ, इसको आप LEF, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा इस फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में होती है उसमें नारा ये दिया जाता है। इसके अलावा बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये बोल्शेविक क्रांति साम्यवादी क्रांति थी जो अक्टूबर 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 में हुई थी और इसमें जो नारा स्लोगन था रोटी भूमि शांति। तो अगर ये स्लोगन रोटी भूमि शांति पूछा जाता है किस क्रांति में दिया गया तो साम्यवादी क्रांति या इसी को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता। तो बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 में हुई। इसके अलावा मेंशेविक क्रांति फरवरी 1917 में होती है। तो पहले मेंशेविक क्रांति होती है फरवरी 1917 में, फिर बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 में होती है। ये डेट सही ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करवाइएगा। तो अगर मेंशेविक क्रांति पूछे तो फरवरी 1917 में हुई। इसके अलावा बोल्शेविक क्रांति पूछा जाए तो अक्टूबर 1917 में होती है। 2004 में यूक्रेन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन होता है, ऑरेंज क्रांति होती है सत्ता परिवर्तन के लिए। इसी प्रकार जो पश्चिम एशिया है, सेंट्रल एशिया, यहाँ पर राजतंत्र या सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था थी। तो इसी को समाप्त करने के लिए और लोकतंत्र को रीस्टोर करने के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए अरब क्रांति के शुरुआत होती है जो ट्यूनीशिया से शुरू होती है और उसके आसपास के अन्य देशों में भी इसका प्रसार फैलाव होता है। इसके अलावा जॉन लॉक के द्वारा सीमित व संवैधानिक शासन को स्थापित करने की वकालत की जाती है। तो क्रांति के बाद ये कहते हैं
कि कैसा शासन स्थापित होना चाहिए, तो सीमित व संवैधानिक शासन स्थापित होना चाहिए। रूसों के विचारों पर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, यानी रूसों के जो विचार थे, इन रूसों के विचारों का प्रभाव किस पे, फ्रांसीसी क्रांति पर देखा जा सकता है। इसी प्रकार एडमंड बर्क महोदय इंग्लैंड की जो गौरवमयी क्रांति और अमेरिका की क्रांति, इन दोनों की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जबकि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बुर्जुआ वर्ग के द्वारा की गई क्रांति बताते हैं, जिनमें जन समुदाय का कल्याण या भाव निहित नहीं होता है, जबकि एडमंड बर्क इंग्लैंड की क्रांति और अमेरिका की क्रांति दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों की प्रशंसा करते हैं। इनके द्वारा, एडमंड बर्क के द्वारा बुक भी लिखी जाती है। ये बुक है जिसमें आलोचना करते हैं फ्रांस की क्रांति का। उस बुक का नाम ही है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1790। तो इस बुक को ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किस बुक में एडमंड बर्क के द्वारा किस क्रांति, फ्रांस की क्रांति की निंदा की गई है, तो रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, जो 1790 में लिखी जाती है। फ्रांस की क्रांति की आलोचना क्यों करते, पीछे भी हमने बता दिया। बर्क इसलिए करते हैं क्योंकि यह मूलतः बुर्जुआ क्रांति थी, इसमें आम जन समुदाय को शामिल नहीं किया गया था। वहीं हन्ना आरेंट के द्वारा जो अमेरिका की क्रांति है, उसको वास्तविक क्रांति कहा जाता है, क्योंकि यह स्वतंत्रता के लिए संपन्न की गई थी। हन्ना आरेंट बुक भी लिखते हैं ऑन रिवॉल्यूशन 1963 में। इसके अलावा चार्ल्स टिली के द्वारा फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू रिवॉल्यूशन, यहाँ ये शॉर्टकट हमने लिख दिया है तो समझ लीजिए, यहाँ फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू रिवॉल्यूशन 1978 में चार्ल्स टिली के द्वारा बुक लिखी जाती जो क्रांति के विचारों से संबंधित है। तो ये बुक पूछे कि फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू रिवॉल्यूशन 1978 में किसने लिखा, तो ये चार्ल्स टिली के द्वारा लिखा गया है। क्रांति के सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत क्रांति को अपरिहार्य मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि पहले ये कहते हैं कि पहले बुर्जुआ क्रांति होगी, उसके बाद साम्यवादी क्रांति होगी। यानी जो मार्क्सवादी विचारधारा है, यह मानती है कि पहले बुर्जुआ क्रांति होगी, उसके बाद क्या होगा, साम्यवादी क्रांति होगी। वहीं उदारवादी जो सिद्धांत है, वो क्रांति को अनिवार्य नहीं मानता है और ये कहता है कि अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो जाए तो कोई जरूरी नहीं कि क्रांति ही संपन्न हो। मार्क्स के द्वारा पुस्तक भी लिखी जाती है और उसमें ये पुस्तक, ध्यान रखिएगा, ऐसे कोटेशन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं कि क्रांति इतिहास का इंजन है। मार्क्स ने ये किस अपनी पुस्तक या किताब में इसका उल्लेख किया है, तो इन्होंने एक बुक लिखी है। पिछली बार का पेपर भी उठा के देखिएगा टीजीटी पीजीटी का, वहाँ पर भी इन बुकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए और ऐसे क्वेश्चन देखने में तो कठिन लगते, लेकिन आप अच्छे से उनका अध्ययन किए होते हैं तो क्वेश्चन होते बहुत आसान हैं। इनके द्वारा ये कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में लिखी जाती है पुस्तक। उसी में कहते हैं क्रांति इतिहास का इंजन है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्रांति इतिहास का इंजन है, ये किस पुस्तक में मार्क्स ने इसका उल्लेख किया है, तो ये कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में लिखते हैं। इसके बाद क्रांति के उदारवादी सिद्धांत में एक सिस्टम थ्योरी है और एक सापेक्षित वंचना सिद्धांत है। तो ये सिस्टम थ्योरी क्या मानती है कि जब राजनीतिक व्यवस्था परिवेश या पर्यावरण से आ रही मांगों की पूर्ति नहीं कर पाती है तो इससे डिसइक्विलिब्रियम उत्पन्न हो जाता है और यही क्रांति का कारण बनता है। और इसके जो समर्थक हैं ये सी जॉनसन साहब हैं। इनके द्वारा रिवॉल्यूशन चेंज नामक पुस्तक भी लिखी जाती है 1982 में। वहीं सापेक्षित वंचना सिद्धांत की बात की जाए तो वंचना का मामला मनोवैज्ञानिक है। इसमें माना जाता है कि जो वंचना है, डिप्रिवेशन है, यह साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है। क्रांति का मूल कारण क्या है, रिलेटिव डिप्रिवेशन, यानी कि सापेक्षित वंचना
ये क्रांति का मुख्य कारण माना जाता है। सापेक्षित जो रिलेटिव रीजन की वकालत डी टागविले के द्वारा भी की जाती है। इनके द्वारा द ओल्ड रेजिम एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1856 में पुस्तक भी लिखी जाती है। इसी प्रकार जेम्स डेविड के द्वारा जे कर्व को प्रस्तुत किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि जे कर्व किसके द्वारा दिया गया। तो जे कर्व जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, जेम्स डेविड के द्वारा दिया जाता है। तो जे कर्व याद रखिएगा, जेम्स डेविड। संरचनात्मक सिद्धांत क्रांति का मूल कारण शक्ति का कमजोर होना माना गया है। संरचनात्मक सिद्धांत क्या मानता है, क्रांति क्यों होती है, तो कहता है कि जब शासक के पास या राजा के पास शक्ति जब नहीं होती है, यानी शक्तिशाली राजा नहीं होता, तभी क्रांति उत्पन्न होती है। और इसकी वकालत किसके द्वारा की जाती, तो एक थेडा स्कोपोल के द्वारा इसकी वकालत की जाती है। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है, स्टेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशन, एक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रसिया एंड चाइना। ये पुस्तक 1979 में लिखते हैं, स्टेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशन, एक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रसिया एंड चाइना, 1979। हन्ना आरेंट के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी जाती, एक ऑन रिवॉल्यूशन 1963 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म पुस्तक 1951 में लिखी जाती है। तो दोनों ये ध्यान रखिएगा, हन्ना आरेंट के द्वारा द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म और दूसरी ऑन रिवॉल्यूशन 1951 में, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म और ऑन रिवॉल्यूशन 1963 में लिखी जाती है। आगे एम.एन. राव जो हैं ये नव मानववादी हैं, इनका भी आगे हम बात करेंगे। एम.एन. राय के द्वारा क्रांति को निष्क्रिय क्रांति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो पूछे कि निष्क्रिय क्रांति का विचार किसके द्वारा दिया गया, तो मानवेंद्र नाथ राव के द्वारा दिया गया, जो नव मानववादी विचारधारा के समर्थक हैं। जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति, इसी को टोटल रिवॉल्यूशन, ये भी पिछली बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया था। तो टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण, समाजवादी विचारधारा के समर्थक जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया साहब ये सप्त क्रांति का विचार प्रस्तुत करते हैं, यानी 7 पॉइंटों की बात करते हैं, 7 पॉइंट्स, 7 बिंदुओं की बात करते हैं जो क्रांति का शक्ल ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं, यानी 7 कौन क्रांति के विचार इनके हैं। तो सबसे पहला है मेल एंड फीमेल के बीच समानता को स्थापित किया जाए, ना घरेलू स्तर पर और न ही सामाजिक स्तर पर मेल व फीमेल के बीच कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, महिला और पुरुष के बीच समानता स्थापित हो। तो पहला पॉइंट ये हो गया। रंग और त्वचा के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक विषमता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऊंची जातियों व पिछड़ी जातियों के बीच समानता को स्थापित किया जाए, ये तीसरा हो गया। चौथा कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो विदेशी शोषण हो रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे हों या अन्य दूसरे देशों के द्वारा, इन सब की समाप्ति होनी चाहिए। तो जो राम मनोहर लोहिया के सब क्रांतिक विचार हैं, पहले एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला, मेल व फीमेल के बीच समानता, रंग त्वचा के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व आध्यात्मिक विषमता समाप्त हो, ऊंची जाति तथा पिछड़ी जाति के बीच समानता हो, विभिन्न प्रकार के विदेशी शोषण की समाप्ति हो और पूंजीवाद की समाप्ति हो जाए। अगर पूंजीवाद की समाप्ति हो जाएगी तो इससे काफ़ी हद तक जो विषमता उत्पन्न हो रही है वो समाप्त हो जाएगी। तो विभिन्न प्रकार के विदेशी शोषण से समाप्ति, पूंजीवाद की समाप्ति, निजी जीवन में किसी दूसरे को ताक झांक करने अथवा हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए, और सबसे लास्ट में हथियारों की समाप्ति होनी चाहिए। ये 7 बिंदु की बात करते हैं। इसी को किस नाम से जाना जाता है, अगर ये बदलाव होता है तो इसी को सप्त क्रांति के नाम से जाना जाता, और सप्त क्रांति का विचार राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
तो एक बार फिर से अगर इनकी सप्त क्रांति का रिपीट करें तो महिला व पुरुष की समानता, रंग त्वचा के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व आध्यात्मिक विषमता समाप्त हो, ऊंची जाति व पिछड़ी जाति के बीच समानता हो, विभिन्न प्रकार के विदेशी शोषण की समाप्ति हो, 4 हो गए, पूंजीवाद की समाप्ति हो, 5 हो, निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, 6 हो गए, हथियार का उन्मूलन हो, हथियार समाप्त हो। तो ये 7 पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि अगला, ये क्रांति वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, अगला टॉपिक है शक्ति, सत्ता, वैधता, तीनों में क्या रिलेशन है, इन सबको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सत्ता क्या है और शक्ति क्या है। शक्तिशाली हितों को दूसरे के ऊपर आरोपित करना। जो शक्तिशाली होता है वो क्या करता है, शक्तिशाली के हित, मान लो राजा है, राजा अपने हित को साधने के लिए दूसरे व्यक्तियों को उसकी इच्छा के विरुद्ध जब कोई काम करवाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है शक्ति। यानी शक्ति एक प्रकार का एजेंडा होता है जिसमें पहले से तय होता है कौन किसको नियंत्रित कर रहा होता है, और ये बनाई गई होती है, संरचनात्मक होती है, और इसमें लोगों का जो परसेप्शन होता है, लोगों के परसेप्शन का निर्माण होता है। अगला, अगर शक्ति से रिलेटेड कुछ विचारक की बात करें तो माइकल फुकोल्ट के द्वारा पावर, राइट एंड ट्रूथ नामक पुस्तक लिखी जाती है। पावर, राइट एंड ट्रूथ पुस्तक पूछे तो माइकल फुकोल्ट। डेविड हेल्ड के द्वारा पावर एंड लेजिटिमेसी नामक पुस्तक लिखी जाती है। इसके अलावा स्टीवन ल्यूक्स के द्वारा पावर ए रेडिकल व्यू नामक पुस्तक लिखी जाती है। तो स्टीवन ल्यूक्स, पावर ए रेडिकल व्यू किसकी है, तो ये स्टीवन ल्यूक्स की है। मैक्स वेबर किस रूप में बताते हैं, तो सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित कर देना, यही क्या है, यही शक्ति है। सामाजिक संबंधों के अंतर्गत यानी परिवार, समाज, धर्म, परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज सब चल रहा है। सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करवा देना, यही क्या कहलाता है, इसी को शक्ति के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, मान लो हम हैं और यहाँ पर बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति से हम कह रहे हैं कि 1 गिलास पानी लाओ, और बी नहीं चाह रहा कि हम पानी हमको ये दे, लेकिन हम उसको इतना धौं से दिखाते हैं कि बेचारा बी पानी ला करके मुझे 1 गिलास दे देता है, जबकि उसकी इच्छा नहीं, वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पानी ला के दिया। अगर ऐसा होता है तो इसी को क्या कहा जाता, यानी बी व्यक्ति की सहमति नहीं थी, ज़बरदस्ती हमने उससे वो काम करवा लिया, तो इसी को सत्ता, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को शक्ति के नाम से जाना जाता है। लासवेल किस रूप में इसको डिफाइन करते हैं, लासवेल कहते हैं कि राजनीति का सरोकार शक्ति को सामान्य और मिलजुल कर इसका प्रयोग करने से है। कुल मिला के लासवेल साहब राजनीति को भी इसमें शामिल कर लेते हैं कि राजनीति का सरोकार शक्ति को सामान्य और मिलजुल कर इसका प्रयोग करने से होता है। अगला, बर्टेल रसल के द्वारा शक्ति, पावर को किस रूप में डिफाइन किया जाता है कि मनचाहा प्रभाव पैदा करना ही शक्ति है। तो ये बर्टेल रसल, मनचाहा प्रभाव का मतलब हुआ कि शासक या राजा जो चाहे वो अपनी प्रजा या व्यक्ति विशेष से करवा सकता है, और यही क्या कहलाता है, शक्ति के नाम से जाना जाता। तो बर्टेल रसल की परिभाषा आप ध्यान रखिएगा, मनचाहा प्रभाव पैदा करना क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। इसके अलावा जब वैधानिक शक्ति वैधानिक यानी उस राष्ट्र राज्य के प्रजा के द्वारा स्वीकृति, अपनी सहमति प्रदान कर दी जाती है, तो ये क्या बन जाती, सत्ता बन जाती है। यानी वैधानिक रूप से जब कोई शक्ति हो तो वही क्या कहलाती है, वही सत्ता कहलाती है। थ्यूसिडाइड्स के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी जाती है, पेलोपोनेशियन वार, ये किसके, थ्यूसिडाइड्स के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है जो सत्ता से संबंधित है। इसी प्रकार लाक व मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्ति को किस रूप में, सीमित व संवैधानिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अलावा शक्ति सहमति के रूप में जब हो जाती तो उसी को सत्ता कहा जाता, और यही परिभाषा हन्ना अरेंट व पार्सन्स के द्वारा दी जाती है। रसेल क्या कहते हैं कि शक्ति
इच्छित परिणामों को उत्पादित करना है, तो ये रसेल की परिभाषा है। अगला, चार्ल्स मेरियम राजनीति विज्ञान में शक्ति के अध्ययन को यानी क्या माना, केंद्र बिंदु माना है। तो ये चार्ल्स मेरियम के द्वारा राजनीति विज्ञान में शक्ति को अध्ययन का केंद्र बिंदु माना है, यानी सेंट्रल पॉइंट क्या है, राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन किया जाता है, और ये बात कौन, चार्ल्स मेरियम करते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, उसका आंसर क्या था, लासबेल था, क्योंकि चार्ल्स मेरियम और लासबेल इन दोनों के द्वारा राजनीति विज्ञान में शक्ति को अध्ययन का केंद्र बिंदु माना जाता है। इनके द्वारा, लासबेल के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी जाती है जिसमें राजनीति विज्ञान को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये टीजीटी में पूछा जा चुका है, तो ये एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट को आप नज़रअंदाज मत करिएगा, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लासबेल महोदय पुस्तक कौन सी लिखते, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये पुस्तक भी ध्यान रखिएगा, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी जाती है, और ये 1936 में पुस्तक लिखी गई है। लासबेल ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ये पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान के रूप में, मान लो ये तो दो तो नाम हो ही गए, चार्ल्स मेरियम, लासबेल। राजनीति विज्ञान को शक्ति के रूप में कौन कौन परिभाषित करते हैं, तो एक तो लासबेल हो गए, एक आपके व्यक्ति कौन, चार्ल्स मेरियम, तो लासबेल, चार्ल्स मेरियम। अन्य में कैटलिन कापलान मार्गेंथाउ, हंस मार्गेंथाउ। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस नामक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी जाती है, आगे उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ समझना है कि कैटलिन, कापलान, मार्गेंथाउ और पीछे हमने चार्ल्स मेरियम और लासबेल, ये सब राजनीति विज्ञान में शक्ति को प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन केंद्र बिंदु के रूप में चार्ल्स मेरियम के द्वारा और लासबेल के द्वारा पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ 1936 में पुस्तक भी लिखी जाती है। तो राजनीति विज्ञान में शक्ति विज्ञान के रूप में या शक्ति का अध्ययन किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता तो कैटलिन का नाम याद रखिए, कैटलिन, कापलान और मार्गेंथाउ। आप देख रहे होंगे ये आपके क्या हैं, क्लासिकल यथार्थवादी विचारक ये सभी हैं। अगला, आधुनिक युग में शक्ति आनुभविक के रूप में किसके द्वारा, यानी एम्पिरिकल के रूप में कौन इसको परिभाषित करता है, तो रॉबर्ट डहल के द्वारा परिभाषित किया जाता है। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी जाती है, उस पुस्तक का नाम है हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी। 1961 में पुस्तक भी रॉबर्ट डहल लिखते हैं। इसके अलावा बराक ओबामा के द्वारा शक्ति को एजेंडा के रूप में, क्वेश्चन पूछेगा शक्ति को एजेंडा के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो शक्ति को एजेंडा के रूप में बराक ओबामा के द्वारा परिभाषित किया गया है। अगला, केट मिलेट के द्वारा सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1969 में पुस्तक लिखी जाती है। यूएसए दो शीर्षक से लिखी जाती है, एक सेक्सुअल पॉलिटिक्स इन यूएसए 1969 में, लेकिन सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1971 में ये यूके के शीर्षक यानी ग्रेट ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के शीर्षक से एक पुस्तक और लिखती हैं। ये क्या कहती है, राजनीति शक्ति संरचना पर आधारित संबंध है जिसके द्वारा एक समूह दूसरे समूह को नियंत्रित करता है। एक समूह किसको, दूसरे समूह को नियंत्रित करता है, इसी को क्या कहा जाता है, शक्ति के नाम से जाना जाता। मार्क्स शक्ति को किस रूप में डिफाइन करता, वो कहता है जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होगा वही क्या करेगा, शासन करेगा। इसी प्रकार जो ग्रामसी साहब हैं ये शक्ति को हेजोमोनी आधिपत्य की संज्ञा देते, आधिपत्य के रूप में डिफाइन करते हैं। निकोस पोलांजा के द्वारा शक्ति को अवैयक्तिक सामाजिक संरचना का परिणाम माना जाता है, यानी ये व्यक्ति नहीं है, ये क्या अवैयक्तिक है और सामाजिक संरचना का परिणाम है। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी जाती है, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेज 1968। इसी प्रकार राल्फ मिलीबैंड द स्टेट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी नामक पुस्तक लिखते हैं। द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी कब, तो 1969 में राल्फ मिलीबैंड। अगला, विशिष्ट वर्गवादियों ने समाज में शक्ति का वितरण असमान बताया है। जब समाज में शक्ति का वितरण किसी के पास ज़्यादा पावर हो और किसी के पास पावर कम हो या ना के बराबर हो, कहने का मतलब हुआ एक शक्तिशाली और एक शक्तिविहीन हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को जीरो सम गेम के नाम से जाना जाता है।
तो ये विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार समाज में शक्ति का वितरण असमान होता है, इसी को जीरो सम के नाम से जाना जाता है। पैरेटो साहब मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, उनके द्वारा माइंड एंड सोसाइटी 1936 में पुस्तक लिखी जाती है। और ये इसी पुस्तक में क्या कहते हैं कि इतिहास कुलीन लोगों की कब्रगाह है। जो इतिहास है ये कुलीन लोगों की, एलिट वर्ग की क्या है, कब्रगाह है। ये कहते हैं समाज दो वर्गों में बटा, एक विशिष्ट वर्ग एक गैर विशिष्ट वर्ग है। और विशिष्ट वर्ग को ये क्या संज्ञा देती है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट, सर्कुलेशन ऑफ एलिट की संज्ञा दी जाती है इनके द्वारा। मोस्का का संरचनात्मक सिद्धांत द रूलिंग क्लास 1896, मोस्का का संरचनात्मक सिद्धांत द रूलिंग क्लास 1896 है। आगे अगर हम बात करें तो मिशल्स के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यानी ये मिशल्स पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में पुस्तक लिखती है। पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, और इसी में इनके द्वारा क्या कहा जाता है, संगठन ही गुटतंत्र है। तो पूछेगा संगठन ही गुटतंत्र है, यह कॉन्सेप्ट मिशल्स ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तुत किया, तो पॉलिटिकल पार्टीज, संगठन ऑर्गेनाइजेशन ही क्या है, गुटतंत्र है। तो ये कॉन्सेप्ट मिशल्स के द्वारा 1911 में लिखी गई पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में दी जाती है, और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, यानी गुटतंत्र का लौह नियम भी प्रस्तुत किया जाता है। तो दोनों पूछा जा सकता कि गुटतंत्र का लौह नियम ये किसका है, तो ये मिशल्स साहब का है। इन्हीं के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में लिखी जाती है। इसी प्रकार सी राइट मिल्स, यानी पावर एलिट का कॉन्सेप्ट देते हैं। अब कंफ्यूज हो जाओ तो जो मिल के मालिक होते हैं उनके पास पावर बहुत होती है, तभी वो मिल चला पाते हैं, पावर ना हो तो मिल नहीं चला पाएंगे। तो यहाँ पावर एलिट, सी राइट मिल्स से तुरंत आएगा, पावर वाली बात है। तो सी राइट मिल्स के द्वारा पावर एलिट नामक पुस्तक लिखी जाती है। और ये क्या, इनका एक कोटेशन ध्यान रखिएगा कि अमेरिका में लोकतंत्र एक शर्म है या कोसों दूर है। यानी जो अमेरिका वकालत करता है कि उसने लोकतंत्र को स्थापित किया हुआ है, तो उसकी ये क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। सी राइट मिल्स पावर एलिट पुस्तक में लिखते हैं कि अमेरिका में लोकतंत्र एक शर्म है, यह कोसों दूर है, यानी लोकतंत्र की बात करना ही बेईमानी होगी। जेम्स बर्नहम के द्वारा मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक 1941 में लिखी जाती है। और इनके द्वारा क्या कहा जाता है कि आधुनिक युग में प्रबंधकों का शासन इसी पुस्तक में प्रस्तुत करते हैं। गैसेट शक्ति को मास माइंड के रूप में परिभाषित करते हैं। तो पूछेगा कि शक्ति को मास माइंड के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो गैसेट के द्वारा। बहुलवादी शक्ति का वितरण विभिन्न समूहों में करते हैं। जो बहुलवादी विचारक होते हैं, प्लूरलिस्ट होते हैं, उनके द्वारा शक्ति का वितरण छोटे छोटे कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में डिफाइन किया जाता है। और ये क्वेश्चन टीजीटी, पिछली बार टीजीटी में पूछा जा चुका है। तो ये सब क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। शक्ति का संबंध क्या होता है, संबंधात्मक व सापेक्षित होता है, यानी रिलेटिव होता है और रिलेटिव होता है और संबंधात्मक होता है। और ये कॉन्सेप्ट, यानी इससे दोनों पक्षों को लाभ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट नॉन जीरो सम गेम के नाम से जाना जाता है। उत्तर आधुनिक विचार में जाएं तो ये माइकल फुकोल्ट शक्ति को कैपिलरी कोशिका के रूप में डिफाइन यानी की जाती है। और द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 पुस्तक लिखती हैं। और शक्ति कोई वस्तु या तत्व नहीं है जो किसी संस्था या लोगों के समूह में स्थित होती, बल्कि शक्ति का प्रयोग एक तकनीकी के रूप में किया जाता है, ये परिभाषित करते हैं। इनके द्वारा मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ए हिस्ट्री ऑफ इनसेनिटी इन द एज ऑफ रीजन 1964 में, और द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1970 में पुस्तक लिखी जाती है। विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार शक्ति क्या है, तो विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार शक्ति का समाज में समान वितरण नहीं होता, यानी किसी के पास ज़्यादा पावर होगी और किसी के पास शक्ति कम होगी। अब शक्ति, अभी तक जो बात कर रहे थे वो शक्ति की थी। अब सत्ता, अथॉरिटी क्या है, तो हमने कहा कि जब सहमति प्रदान कर दी जाए शक्ति में और कोई शासक या व्यक्ति विशेष उस देश की जनता के द्वारा सहमति के आधार पर शक्ति का प्रयोग करता है, तो उसी को सत्ता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी
कि किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश, किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके निर्देश को सही या प्रमाणित मानकर स्वेच्छा से प्रयोग किया जाए, जोर जबरदस्ती नहीं। यानी स्वेच्छा से, जब स्वेच्छा से आप प्रयोग करने लगो तो उसी को क्या कहा जाता है, यानी सत्ता के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी निर्देश हो सकता, नियम हो सकता, विनियम हो सकता, अध्यादेश हो सकता, आदेश हो सकता है, व्यक्ति का आर्डर हो सकता है, तो ये सब इसमें आते हैं। तो व्यक्ति, संस्था दोनों शामिल हो सकते हैं। ठीक, जैसे आपका कोई आयोग है, निर्वाचन आयोग का आदेश हो गया, यूपीएससी का आदेश हो गया, निर्देश हो गया, तो उसको लोग क्या स्वेच्छा से उसका जो निर्देश आते हैं उसको पालन करते हैं। यातायात के नियम हो गए, अधिकारियों के आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, इन सब का, तो इसी को क्या कहा जाता है, सत्ता के नाम से जाना जाता है। इसको जोसेफ डी मैस्ट्रे के द्वारा किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ये भी हम देख लेते हैं कि सत्ता के सिद्धांतों में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम होता है। शक्ति का वैधानिक रूप क्या कहलाता है, ये परिभाषा मैस्ट्रे साहब के द्वारा दी जाती है कि सत्ता का जो वैधानिक रूप है वो क्या कहलाता, यानी शक्ति का, माफ कीजिएगा, शक्ति का वैधानिक रूप सत्ता कहलाता है। तो ये परिभाषा मैस्ट्रे साहब के द्वारा दी जाती है। मैक्स वेबर के द्वारा क्या परिभाषा दी जाती है कि राजनीतिक सत्ता का आशय क्या है, राज्य द्वारा प्रदत्त सत्ता है। जब राज्य द्वारा प्रदत्त सत्ता को मैक्स वेबर राजनीतिक सत्ता के रूप में परिभाषित करते हैं। राज्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि किसी निश्चित भूभाग में राज्य का हिंसा के वैधानिक प्रयोग पर एकाधिकार होता है। राज्य जितना चाहे वो क्या कर सकता, अपने भूभाग, जहाँ तक वो संप्रभुता का अधिकार रखता है वहाँ तक क्या कर सकता है, हिंसा को कर सकता है। शक्ति वह है जिससे व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त किया जा सके या काम कराया जा सके, जिसके अभाव में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैक्स वेबर के द्वारा सत्ता के जो प्रकार बताए जाते हैं, और सत्ता वाला ये क्वेश्चन इस बार के जैसी लेक्चरर के मेंस में भी पूछा गया, तो मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 रूप हैं। एक परंपरागत है, जो प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज पे आधारित होती है, राजा का बेटा राजा बनेगा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट। दूसरा करिश्माई, जैसे मोदी साहब। तीसरा होता है सत्ता का वैधानिक व तार्किक रूप। 3 होते हैं, परंपरागत रूप सत्ता का, करिश्माई रूप, और तीसरा सत्ता का वैधानिक व तार्किक रूप। 3 ये मैक्स वेबर ने बताए हैं। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही जो होती है ये सत्ता का एक रूप होता है, और नौकरशाही के आदर्श रूप क्या होती है, नौकरशाही है तो इसमें क्या होगा, ऊपर से नीचे ये संरचना पाई जाती है, और इस प्रकार की संरचना जो पिरामिड नुमा होती है इसी को सोपानिक संरचना कहा जाता है। इन्होंने कहा कि नौकरशाही में क्या क्या होता है, तो कहा कि इसकी सोपानिक संरचना होती है, ये हायरार्किकल इसमें संरचना होती है। पदों व शक्तियों का इसमें विभाजन होता है, ऊपर वाले के पास ज़्यादा पावर, जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे यानी ये शक्तियों का विभाजन होता चला जाएगा। ये औपचारिक व्यवस्था होती है, इसमें व्यक्ति नाम विशेष के नाम से नहीं जाना जाता, पद के नाम से जाना जाता, तो ये अनम्यता वाली व्यवस्था होती है। अब वैयक्तिक आधार पर संचालन होता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के नाम से ये संचालन नहीं होता। इसमें प्रवेश पाने के लिए आपको कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उस परीक्षा को क्या करना होता, पास करना होता है। इसके अलावा आजीवन वेतन व भत्ते मिलते रहते हैं। अब वैधता क्या है, जो वैधता लेजिटिमेसी की बात करें तो ये मान लो ये पावर है और ये आपका क्या है, ये आपका सत्ता है, तो इनके बीच में अगर हमको इस रूप में दिखाना हो, ये क्या है, पावर, ये क्या है, अथॉरिटी है, तो इसमें जो लेजिटिमेसी बीच वाला हिस्सा होगा, ये बीच वाला LA होगी, यानी बीच, पावर व अथॉरिटी, शक्ति व सत्ता के बीच का जो ये घेरा बनाती है, इसी को लेजिटिमेसी के नाम से जाना जाता है। वैधता से शक्ति को तार्किकता व स्थायित्व मिलता है। वैधता से शक्ति जो है वो तार्किक होती है, स्थायित्व मिलता है। वैधता द्वारा जन्मत शक्तियों को स्वीकार किया जाता है। अगला तो ये था आपका शक्ति, सत्ता और वैधता, इन तीनों में आपका रिलेशन समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक को चलते, अगला मोस्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर अन्य जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डेमोक्रेसी की बात करें तो ये ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा का शब्द नहीं, ध्यान रखिएगा।
जो डेमोक्रेसी शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से बना है। एक शब्द है डेमोज जिसका अर्थ होता है लोग, और दूसरा होता है क्रेटिया या क्रेशिया, शासन, गवर्न। तो लोगों का शासन ही क्या कहलाता, इसी को डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। ये इतना बेसिक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अब्राहम लिंकन की परिभाषा आपको याद ही होगी, लेकिन ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहाँ पर, किस स्थान पे ऐसी परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। तो ये गेटिसबर्ग में जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पर ये गेटिसबर्ग में परिभाषा दिए थे कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन। ये परिभाषा जो दी गई थी अब्राहम लिंकन की, गेटिसबर्ग में दी गई थी कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन किस नाम से जाना जाता, इसी को लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ कुछ राजनीतिक विचारक की परिभाषा को हम जान लेते हैं जो लोकतंत्र को किस रूप में डिफाइन करते हैं। तो ये सीले महोदय कहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है, समाज के सभी लोगों की भागीदारिता होती है। तो ये सीले महोदय इसको परिभाषित करते हैं कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। तो ये परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जाए कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है, तो ये सीले महोदय की परिभाषा है। जेम्स ब्राइस के द्वारा इसको किस रूप में परिभाषित किया जाता, तो जेम्स ब्राइस कहते हैं कि लोकतंत्र लोगों का शासन है जिसमें लोग संप्रभु इच्छा को वोट के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी अपनी वोट के रूप में अपनी उनकी जो संप्रभु इच्छा है जिसका डिवीजन नहीं हो सकता है, जिसे बांटा नहीं जा सकता, अविभाज्य होती है, तो उसको क्या करते हैं कि ये अपने प्रतिनिधि के रूप में जो राष्ट्र या सरकार का मुखिया होता है के रूप में चुनते हैं। तो जेम्स ब्राइस क्या कहते हैं, लोकतंत्र लोगों का शासन है जिसमें लोग संप्रभु इच्छा को वोट के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ये जेम्स ब्राइस। डाइसी महोदय किस रूप में परिभाषित करते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है। लोकतंत्र में क्योंकि जनता ने शक्ति का स्रोत जनता होती है, जनता जनार्दन होती है, तो इसीलिए लोकतंत्र में देश की अधिकांश जनसंख्या क्या करती, शासन करती है। अब बात करते हैं लोकतंत्र का दार्शनिक आयाम क्या है, यानी लोकतंत्र आखिरकार है क्या। तो ये लोकतंत्र को मूल्यों के रूप में देखा जाता है। लोकतंत्र मूल्य है, लोकतंत्र जीवन शैली है, लोकतंत्र राजनीतिक आयाम, ये सब हम मानेंगे। तो लोकतंत्र मूल्य क्यों है, क्योंकि व्यक्ति को इकाई मानता है, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, अधिकार में क्या करता है, विश्वास इसमें रखा जाता है, इसीलिए लोकतंत्र को मूल्य के रूप में देखा जाता है। लोकतंत्र समाज के रूप में भी है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, और समाज में किसी को भी विशेषाधिकार, प्रिविलेजेज नहीं प्रदान किए जाते हैं, बल्कि समाज के चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, किसी भी त्वचा, रंग, क्षेत्र, प्रदेश, भूभाग का क्यों ना हो, सभी को एक समान व्यक्ति विशेष के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, और एक समान उनका मूल्य होता है, चाहे वो वोटिंग राइट्स हो या अन्य मामलों में हो। तो ये इसीलिए इसे कहा जाता है कि लोकतंत्र समाज के रूप में है। लोकतंत्र जीवन शैली है, तो जीवन शैली का मतलब क्या हुआ कि दूसरे के विचारों, अगर आप दूसरे विचारों से सहमत नहीं है तो उसके प्रति असहिष्णु नहीं हो सकते। आपको क्या करना होगा, दूसरे के विचारों का सम्मान करना होगा। लोकतंत्र में आप दूसरे के विचारों को सम्मान करते हो, दूसरे के विचारों पर सहिष्णुता का भाव रखते हो, यानी टॉलरेंट आप रहते हो। तो दूसरे के विचारों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना, दूसरे के विचारों का सम्मान करना, इसी को कहा जाता है। इसीलिए कि लोकतंत्र क्या है, जीवन शैली। और जीवन शैली, ये 3 नाम जरूर याद रखिएगा, स्मिथ, लास्की, ब्राइस। स्मिथ, लास्की, ब्राइस, ये 3 नाम आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। लास्की, स्मिथ, ब्राइस, इनके द्वारा लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में कहा गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी अब पूछे जा रहे हैं कि पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र को जीवन शैली माना है। तो लास्की, स्मिथ, ब्राइस, लास्की, स्मिथ, ब्राइस, ये 3 ऐसे प्रमुख विचारक हैं जो लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र शासन प्रणाली भी है। कैसे है, क्योंकि लोकतंत्र में सीमित व संवैधानिक शासन प्रणाली, जिसकी
लाख समर्थन करते हैं कि सीमित संवैधानिक लोकतंत्र होना चाहिए। तो ये शासन प्रणाली है, सहमति का शासन होता है, उत्तरदायी सरकार होती है, प्रतिनिधिमूलक शासन होता है और इसमें नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, अनिवार्य रूप से चुनाव होता रहता है। तो ये सब इसमें है। अब आते हैं लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, यानी दो प्रकार का लोकतंत्र होता है। और जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसका पहला प्रयोग कहाँ, एथेंस में किया गया था। लेकिन आधुनिक युग में इस विचार का सबसे पहले समर्थन किसने किया प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, तो ये रूसों के द्वारा किया गया है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की बात करें तो जो राजनीतिक लोकतंत्र आप देखते हो, इसी को राजनीतिक लोकतंत्र को ही प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। तत्वात्मक लोकतंत्र का मतलब हुआ कि जो लोकतंत्र है केवल वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के रूप में समाज के सभी व्यक्तियों की व्यक्तित्व का विकास हो, पद प्रतिष्ठा, राज्य के द्वारा जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों का आवंटन करते समय जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र इत्यादि से परे होकर के सभी को समान पहुंच हो, समान वितरण सुनिश्चित किया जाए। अगर ये सब होता है तो इसी को तत्वात्मक लोकतंत्र या इसी को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला एक उदारवादी लोकतंत्र होता। उदारवादी का मतलब हुआ सभी के विचारों का सम्मान करना, ये उदारवादी लोकतंत्र बात करता है। शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र, शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र क्या है इसको समझ लेते हैं। तो जो शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र या लोकतंत्र के मूल्यों को प्रमुख रूप से स्थान देता है, लोकतंत्र को शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार करता है, बहुमत शासन, प्रतिनिधित्व, उत्तरदायी, सहमति का शासन, ये सब इसके अनिवार्य विशेषताएं हैं। लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में मानता है और जो लाग बेंथम जो हैं ये आपके शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र की बात करते हैं। मैकफर्सन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखते हैं और इनके द्वारा 1977 में संरचनात्मक मॉडल प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आप इसमें पूछा जा सकता है। और अब लोकतंत्र का खंडन किसके द्वारा किया जाता है, तो सार्टोरी लोकतंत्र को क्या कहते हैं कि लोगों का स्वयं का शासन एक भ्रम है। लोगों को लगता है कि उनका स्वयं का शासन हो रहा है, लेकिन उसमें स्वयं का शासन नहीं होता, बल्कि शासक वर्ग की मुट्ठी भर लोगों के द्वारा शासन स्थापित किया जाता है। तो लोकतंत्र में लोगों को केवल भ्रम में रखा जाता है कि उनका शासन चल रहा है, जबकि उनके शासन वासन कुछ नहीं होता। तो सार्टोरी महोदय लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। तो आलोचना वाले पॉइंट लिखना हो तो सार्टोरी का यूज कर सकते हैं। सार्टोरी महोदय क्या कहते हैं कि लोगों का स्वयं का शासन एक भ्रम है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शासन सत्ता के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा होता है। लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा नेताओं से नहीं बल्कि किससे होता है, नेताओं के अभाव से होता है। डेमोक्रेटिक थ्योरी 1973 में लिखते उसमें विचार प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार कार्ल मैनहाइम क्या कहते हैं कि लोग शासन सत्ता में सीधे सहभागिता नहीं कर सकते, बल्कि निश्चित समय के बाद उनकी इच्छा जानने के लिए चुनाव होता है। जो लोकतंत्र में है कि लोगों के इच्छा का सम्मान नहीं होता, बल्कि उनकी इच्छा एक निश्चित अवधि पे चुनाव होता रहता, तो उनकी इच्छा का पता चलता रहता है। ये कार्ल मैनहाइम के द्वारा कहा जाता है। और इनके द्वारा आइडियोलॉजी व ओटोपिया 1936 में पुस्तक भी लिखी जाती है। कौन सी पुस्तक लिखी जाती, तो आइडियोलॉजी एंड ओटोपिया 1936 में पुस्तक लिखी जाती है। रेमंड एरो के द्वारा किस रूप में परिभाषित किया जाता, तो ये सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास नामक पुस्तक 1950 में लिखते हैं। अब दूसरा बहुलवादी लोकतंत्र या इसी उदारवादी और बहुवादी भी कहा जाता है। तो बहुलवादी लोकतंत्र की वकालत रॉबर्ट हल व चार्ल्स लिंडब्लॉम करते हैं। दोनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पीछे हमने कहा था कि शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र पूछा जाए तो शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र में जो नाम बताए तो ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार बहुलवादी लोकतंत्र की बात करें तो इसमें रॉबर्ट हल व चार्ल्स लिंडब्लॉम है और इनके द्वारा पोलार्की बहुल तंत्र की बात की जाती है। पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमी सिस्टम 1980 में लिखा जाता है। अगला बहुलवादी लोकतंत्र की आधारशिला किसके द्वारा रखी जाती है, तो ये जेम्स मेडिसन के द्वारा रखी जाती है। इसीलिए इसे मेडिसन वादी लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्ट हल व लिंडब्लॉम दोनों मिल करके यानी एक नया कॉन्सेप्ट देते जिससे डिफॉर्म्ड
पोलार्की, इसी को क्या कहा जाता है, विकृत बहुतंत्र के नाम से जाना जाता है। और इसमें ये कहते हैं कि समाज में आर्थिक संगठन ज़्यादा शक्तिशाली है, यही नव बहुलवाद भी कहलाता है। समाज में जो आर्थिक संगठन है जैसे WTO हो गया, IMF हो गया, ये सब, तो ये समाज में आर्थिक संगठन ज़्यादा शक्तिशाली, इसलिए शासन सत्ता की प्रतिस्पर्धा में आर्थिक संगठनों का हमेशा से क्या होता, अधिक प्रभाव रहता है। ये रॉबर्ट डाहल व लिंडब्लॉम के द्वारा कहा जाता है। इसी प्रकार जो एंथनी डाउन्स हैं, एंथनी डाउन्स के द्वारा लोकतंत्र को आर्थिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि लोकतंत्र आर्थिक मॉडल है। और इनके द्वारा एक बुक भी एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957 में लिखी जाती है। किसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा। तो एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पूछिए तो 1957 में लिखी गई है। रॉबर्ट डाहल की अन्य रचनाओं की बात करें तो ये पोलार्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, ये 1972 में लिखते हैं। ये प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956 में लिखते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स 1989 में इनके द्वारा लिखी जाती है, तो ये पुस्तकें ध्यान रखिएगा। अब मैकफर्सन आते हैं। मैकफर्सन के द्वारा द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 लिखते हैं। अब विभिन्न जो मॉडल हैं लोकतंत्र के, जैसे संरचनात्मक, इसमें लाक व बेंथम प्रमुख हैं। विकासवादी, रूसो और मिल विकासवादी के रूप में लोकतंत्र को देखते हैं। साम्यावस्थावादी मॉडल, यानी इसी को विशिष्ट वर्गवादी या बहुलवादी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। लोकतंत्र को सहभागी मॉडल के रूप में रूसो के द्वारा देखा जाता है। अब रूसो लोकतंत्र को किस रूप में डिफाइन करते हैं, लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। ये अगर पूछा जाए, यानी रूसो जो है वो लोकतंत्र की क्या करते हैं, वकालत करते हैं। तो रूसो का ध्यान रखिएगा, रूसो क्या करते हैं, लोकतंत्र के समर्थक हैं। कहते हैं कि लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या आवश्यक है। कैरोल पेटमैन लोकतंत्र का आशय केवल निर्वाचित सरकार ही नहीं बल्कि सामाजिक व पारिवारिक क्षेत्रों का लोकतंत्रीकरण से कहते हैं कि लोकतंत्र तो वास्तविक रूप से लोकतंत्र होगा जब केवल निर्वाचित सरकार ही ना हो, बल्कि सामाजिक व पारिवारिक क्षेत्रों में परिवार में भी क्या होना चाहिए, डिसीजन में महिलाओं की भागीदारिता होनी चाहिए। अर्थात सामाजिक व पारिवारिक क्षेत्रों में लोकतांत्रिकरण को ये अनिवार्य मानती है। मैकफर्सन के द्वारा द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी बता चुके हैं कि इनके द्वारा 1977 में लिखी जाती। द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी 1992 में लिखते हैं। इसके अलावा द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पसेसिव इंडिविजुअलिज्म हाफ्स टू लॉक, ये 1962 में इनके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है मैकफर्सन के द्वारा। आगे चलते लोकतंत्र का वैकल्पिक मॉडल, और वैकल्पिक मॉडल में एक है परिचर्चात्मक मॉडल। कौन सा है, परिचर्चात्मक मॉडल, ये हैबरमास के द्वारा दिया जाता है। और इनके द्वारा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981 में पुस्तक लिखी जाती है। और इसका मूल आधार जो है ये पूछा जाए तो ये J.S. मिल के द्वारा रखा गया था। लोकतंत्र का अमूल वादी मॉडल, इसी को रेडिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। इसी मॉडल को एगोनिस्टिक मॉडल भी कहा जाता, जिसमें राजनीति में सहमति की वजह संघर्ष होता है। क्या कहते हैं कि राजनीति में सहमति की वजह क्या होता है, संघर्ष होता है। सामान्य हितों की वजह विभेद पर बल देते हैं और सुधार के स्थान पर विरोध को मुख्य मानते हैं। इसके अलावा विलियम कोनोली उत्तर आधुनिक लोकतंत्र को क्या मानते हैं कि ये बहुलवादी नैतिकता के रूप में स्वीकार करते हैं। अगला एसोसिएटिव डेमोक्रेसी, इसी को साहचर्य लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। एसोसिएटिव डेमोक्रेसी और एसोसिएटिव डेमोक्रेसी के पक्षधर कोहेन व रोजर्स हैं। तो कोहेन व रोजर्स पूछा जाए किस प्रकार के लोकतंत्र के समर्थक हैं, तो कोहेन व रोजर्स एसोसिएटिव डेमोक्रेसी के क्या हैं, समर्थक हैं। समुदायवादी लोकतंत्र यानी कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी, ये नाम आप इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी के पक्षधर कौन है, तो बेंजामिन बार्बर हैं, डेनियल बेल हैं, जीन एलेस्टीन हैं, रॉबर्ट बेला हैं। कौन है, रॉबर्ट बेला हैं। रॉबर्ट बेला के बाद फिर कौन है, तो ये एमिताई एजोनी है। इसके अलावा विलियम गालेस्टीन हैं। अगला गाइडेड लोकतंत्र, तो गाइडेड लोकतंत्र को भी हम लोग समझते हैं कि गाइडेड लोकतंत्र क्या होता है। तो गाइडेड का मतलब हुआ जब
किसी व्यक्ति विशेष के मार्गदर्शन में लोकतंत्र संचालित होता है तो उसी को किस नाम से जाना जाता? उसी को गाइडेड डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? उसी को गाइडेड डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। तो गाइडेड डेमोक्रेसी भी हो गया। अब आगे इसी के आगे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, यानी गाइडेड डेमोक्रेसी के बाद आइए देखते हैं। तो जब किसी देश के शासक के इशारों पर किसी देश का लोकतंत्र चले तो उसको क्या कहा जाता है? गाइडेड। और इसके कौन है? सुहार्तो इंडोनेशिया के जो शासक रहे हैं। अगला लोकतंत्र का सावर्तनी मॉडल, इसी को क्या कंसोसेशनल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। और इसके जो समर्थक हैं लिजफोर्ड साहब हैं। लोकतंत्र का सहवर्तनी मॉडल के समर्थक पूछा जाए कौन है तो लिजफोर्ड साहब हैं। इसमें एग्जाम्पल जो बताए गए कि कहाँ कहाँ पर सावर्तनी लोकतंत्र पाया जाता, तो लिजफोर्ड साहब बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इंडिया, यहाँ देशों का नाम गिनाते और कहते हैं यहाँ पर बहुलवादी सरकार का निर्माण होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से चुनाव होता है। और यहाँ पर लिजफोर्ड साहब कहते हैं कौन सा, यानी सावर्तनी मॉडल पाया जाता है। इसके अलावा लोकतंत्र का दक्षिणपंथी सिद्धांत सैमुअल बिट्टन के द्वारा ये दिया जाता है। लोकतंत्र के द्वारा सरकार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होती है। ये सैमुअल बिट्टन क्या कहते हैं, लोकतंत्र में जो सरकार है उसके अनावश्यक रूप से खर्चे लगातार बढ़ते जाते हैं। डेविड मार्क्यूज, लोकतंत्र वयस्कों के लिए वैसा ही जैसे बच्चों के लिए टॉफी दे दो चूसते रहो। तो डेविड मार्क्यूज क्या कहते हैं, लोकतंत्र की आलोचना करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र जो वयस्क हैं, वयस्कों के लिए वैसा ही जैसे बच्चों के लिए टॉफी। तो ये इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं। अगला है डिजिटल डेमोक्रेसी। डिजिटल डेमोक्रेसी का मतलब हुआ जब जनमत का निर्माण में हम क्या करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वोटिंग, चुनाव का प्रचार प्रसार ये सब किया जाता है। या वोटिंग के समय भी, मतदान के समय भी डिजिटल का प्रयोग किया जाता है, तो इसी को डिजिटल डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता। और इसके ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आए थे, स्मिथ और ग्रे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला सर्वदेशी लोकतंत्र। सर्वदेशी जो लोकतंत्र है ये कॉन्सेप्ट डेविड हेल्ड के द्वारा दिया गया। सर्वदेशी लोकतंत्र क्या है, इसको समझते हैं कि लोकतंत्र केवल राज्यों की शासन प्रणाली के साथ जोड़ना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसका प्रयोग क्या होना चाहिए, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। अगला डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी क्या है, तो ये कांट के विचारों पर आधारित है और इसे माइकल डब्ल्यू डोयले के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें इन्होंने क्या कहा कि लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य युद्ध नहीं होते। तो ये पूछे कि लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य युद्ध नहीं होते, माइकल डब्ल्यू डोले के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ कभी ना तो युद्ध हुआ है ना फ्यूचर में कभी युद्ध हो सकता है। अगला थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक डेफिसिट हुआ प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक डेफिसिट का मतलब हुआ कि कई ऐसी संस्था रही हैं जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाई और उससे उनको नुकसान हुआ। जैसे यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में कॉन्सेप्ट दिया गया लोकतंत्र का विकास। लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, तो ये आपका सैमुअल हंटिंगटन साहब के द्वारा दिया जाता है। इनके द्वारा थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी नामक पुस्तक लिखी जाती है 1991 में। तो थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी में पुस्तक लिखी जाती है और इसमें 3 स्टेजेज बताए जाते हैं जिससे डेमोक्रेसी का पूरे विश्व में विकास हुआ है। पहला जो फेज है यह 1828 से 1926 तक चलता है, जिसमें फ्रांस, यूएसए और ब्रिटेन के द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया जाता है। तो पहला फेज क्या है, अगर पूछा जाए कि ये जो पहला फेज कब है, तो 1828 से लेकर के 1926 तक का है, लगभग 100 सालों का। तो ये 1828 से 1926, इसमें फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, यानी यूरोपियन कंट्री से 2 देश इसमें प्रमुख रूप से रखे गए, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। सेकेंड फेज ये 1943 से 1962 तक चलता है। तो सेकेंड फेज 1943 से 1962। अब 1943 से 1962 के बीच में कौन, इसमें इटली है, इजराइल है, भारत है, जापान है। भारत ध्यान रखिएगा, इस सेकेंड फेज में रखा।
सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा भारत को सेकंड फेज में रखा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत किस फेज में है, तो ये सेकंड फेज इसमें लोकतंत्र को अपनाया है। तो इसमें कौन कौन हमने कहा, इटली है, इजराइल है, पश्चिमी जर्मनी है, इटली, इजराइल, पश्चिमी जर्मनी, भारत और जापान इस सेकंड फेज में शामिल होता है। इसके अलावा तीसरा फेज ये 1974 के बाद अब तक जारी है। तो इसमें पूर्वी यूरोप हो गए, पुर्तगाल, स्पेन, चिली, अर्जेंटीना, ये प्रमुख रूप से देश हैं जो थर्ड फेज में आते हैं। तो कौन कौन, पूर्वी यूरोप हो गया, पुर्तगाल, स्पेन, चिली, अर्जेंटीना, ये देश इसमें शामिल होते हैं। आगे चलते हैं अगला। अब लोकतंत्र के आलोचक कौन कौन है, तो लेकी साहब लोकतंत्र को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। तो लेकी की क्या करते हैं, स्वतंत्रता, जो लोकतंत्र है इससे स्वतंत्रता का विरोधी लेकी मानते हैं। टैरीलैंड लोकतंत्र को दुष्टों का कुलीन तंत्र कहते हैं। लोकतंत्र को क्या कहते हैं, दुष्टों का कुलीन तंत्र कहते हैं टैरीलैंड। मैक्सी साहब लोकतंत्र को क्या कहते हैं कि लोकतंत्र आसानी से प्रपंचवाद और भ्रष्ट दबावकारी राजनीति का शिकार हो जाता है। फैजेट महोदय लोकतंत्र को कहते हैं कि लोकतंत्र में अयोग्य लोगों का महिमा मंडन होता है। तो ये फैजेट महोदय कहते हैं। हंसा के द्वारा कहा जाता है कि बहुमत का शासन बहुमत का निरंकुश तंत्र बन जाता है तथा इसमें शासक ऐसे स्कूल मास्टर की तरह व्यवहार करते हैं जो अपने ही छात्रों को दंडित करते हैं। मैक्सी लोकतंत्र सबसे अकार्यकुशल, खर्चीली, गुटबंदी और प्रगति से उदासीन शासन प्रणाली है, इस रूप में डिफाइन करते हैं। ब्राइस कहते हैं कि लोकतंत्र घूसखोरी भ्रष्टाचार का पर्याय है, यानी लोकतंत्र में लोग जाकर खूब सारा भ्रष्टाचार फैलाते हैं। फैजेट महोदय कहते हैं कि लोकतंत्र जैविक विकास के नियमों के प्रतिकूल है, क्योंकि जैविक विकास के नियम के अनुसार सबसे प्रबुद्ध व्यक्तियों का शासन होना चाहिए। तो ये फैजेट महोदय जो हैं ये लोकतंत्र के विरोधी हैं। कहते हैं कि लोकतंत्र जो है जैविक विकास के प्रतिकूल है, क्योंकि जैविक विकास में माना गया जो सबसे प्रबुद्ध होगा वही शासन करेगा। लिंडसे महोदय किस रूप में परिभाषित करते हैं, तो लोकतांत्रिक समाज और शासन प्रणाली अत्यधिक लचीली है और इनका प्रयोग संकट काल में सबसे बेहतर रूप में किया जा सकता है। अगला, जॉन डिग्बी लोकतंत्र का मूल आधार मानवीय प्रकृति की क्षमता में विश्वास है तथा मानवीय बुद्धि में आस्था है तथा सहयोग के अनुभव की शक्ति है। तो ये थे। अब अगला टॉपिक विचारधारा शुरू करते हैं। तो ये विचारधारा, इसके विचारधारा का जन्मदाता पूछा जाए तो एक फ्रांसीसी विचारक हुए हैं जो सबसे पहले आइडियोलॉजी विचारधारा को प्रस्तुत किया, यानी इनके द्वारा 1796 सन पूछे कब, 1796 में एंटोने डेस्टडे ट्रेसी, ये अंत में ट्रेसी नाम याद कर लो, आपके ऑप्शन में टिक लग जाएगा कि आइडियोलॉजी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1796 में फ्रांसीसी विचारक ट्रेसी के द्वारा किया गया था। ये किस रूप में परिभाषित करते हैं, कहते हैं कि यह विश्वासों का एक समुच्चय है जिसके द्वारा राजनीतिक क्रियाओं की प्रेरणा प्राप्त की जाती है, यानी जो राजनीतिक क्रिया गतिविधि होती है उसकी प्रेरणा प्राप्त की जाती है और राजनीतिक कार्यों का औचित्य भी सिद्ध किया जाता है। यानी राजनीतिक कार्यों का मतलब जो भी गतिविधि राज्य के द्वारा, शासक के द्वारा, राजा के द्वारा किया जाता है उसका औचित्य सिद्ध किया जाता है। तो विचारधारा क्या है, विश्वासों का एक समुच्चय या प्रतिक्षण परसेप्शन का एक रूप है जिसके द्वारा राजनीतिक क्रियाओं की प्रेरणा प्राप्त की जाती है और राजनीतिक कार्यों का औचित्य भी सिद्ध किया जाता है। अब जो विचारवादी हैं उनके अनुसार देखते हैं तो मार्क्सवादी विचारधारा को मिथ्या चेतना मानता है, क्योंकि मार्क्स ने स्वयं को क्या कहता है, वैज्ञानिक कहता है, तो ये विचारधारा जो वैज्ञानिक होगा वो विचारधारा नहीं मानेगा। वहीं कार्ल पॉपर विचारधारा को बंद समाज का शत्रु बताते हैं। बंद समाज यानी जो क्लोज सोसाइटी है उसका क्या है, शत्रु है विचारधारा, यानी विचारधारा की वजह से बंद समाज का निर्माण होता, तो बंद समाज का शत्रु कौन है, विचारधारा है, ऐसा कार्ल पॉपर कहते हैं। अगला, जो रूढ़िवादी होते हैं, रूढ़िवादी विचारधारा की खोज समुद्र में भटकी हुई नाव की खोज जैसी, इसलिए रूढ़िवादी विचारधारा की बजाय परंपराओं व प्रथाओं को महत्व देते हैं। तो ये जो रूढ़िवादी हैं परंपराओं और प्रथाओं पर ज़्यादा क्या करते हैं, महत्व देते हैं। अब विचारधारा का अंत,
ये कॉन्सेप्ट कब आता है कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी और एंड ऑफ हिस्ट्री, दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों से क्वेश्चन अलग अलग ईयर में आपकी परीक्षा एग्जाम में पूछे गए। तो विचारधारा का अंत जो है या डेनियल विल के द्वारा 1960 में द एंड ऑफ आइडियोलॉजी नामक पुस्तक लिखती है, उसमें डेनियल विल के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है। कैसे याद रखो कि विचारधारा का अंत हुआ, विचारधारा मतलब हुआ तो यहाँ विचारधारा में बेल बजती है तो इंटरवल या क्लास में जो कक्षा चल रही होती है उनका समापन होता है। तो ऐसे आप दिमाग में लॉजिक बैठा सकते हो कि बेल बजेगी तो विचार यानी क्या होगा, क्लास हो, विचारधारा का अंत। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी ये डेनियल विल के द्वारा 1960 में प्रस्तुत की गई थी। होता क्या है कि 1953 में इटली के मिलान शहर में सम्मेलन होता है और इसमें विचारधारा के अंत का नारा दिया जाता है। सभी समाज लगभग एक जैसी विकास प्रक्रियाओं को अपना रहे, चाहे वह किसी भी विचारधारा का पालन क्यों ना करते हों। आगे द कल्चरल कंट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म 1976 में ये पुस्तक लिखते हैं। द कमिंग ऑफ पास्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1973 इनकी अन्य पुस्तक है। अब इतिहास इसी प्रकार एक कॉन्सेप्ट और आता है कि इतिहास का अंत हो गया, तो इतिहास का फ्रांसिस फुकियामा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो उसी के साथ मान लिया जाता है कि जो विचारधारा का क्या हुआ, इतिहास का अंत हुआ है, विचारधारा इतिहास का, और उदारवादी विचारधारा पूरे विश्व पे विजय के रूप में विश्वव्यापी विजय होती है, विश्वव्यापी क्या होती है, विजय होती है। लेकिन इसकी आलोचना जो की जाती है इसी इतिहास के अंत की रिचर्ड टिटमस, सी राइट मिल्स और सी वी मैकफरसन के द्वारा। आगे राल्फ डेरेनडॉर्फ के द्वारा क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक भी 1959 में लिखी जाती है। यसे इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी 1968 में ये पुस्तक लिखते हैं। आगे अगला देखते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट लिबरलिज्म, यानी अगला कॉन्सेप्ट पे आ गए लिबरलिज्म। लिबरलिज्म कौन है, लिबरलिज्म यानी उदारवाद क्या है। तो ये दो प्रकार का, एक शास्त्रीय उदारवाद जब शुरुआती स्तर का होता तो उसी को क्लासिकल या शास्त्रीय उदारवाद के नाम से जाना जाता है, और ये मध्यकालीन सामंती व्यवस्था, राजतंत्री, पोपशाही के विरुद्ध इसमें क्या किया गया, मध्यम वर्ग की विचारधारा थी, और ये वणिकवाद के विरोध में क्या आई थी, के विरोध में आई थी। कारण क्या थे, पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, वाणिज्यिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, संचार साधनों का विकास हुआ, यूरोपीय समाज में मध्यम वर्ग का क्या हुआ, उदय हुआ, उनकी समाज में स्थिति बेहतर हुई। अब ये है क्या उदारवाद, इसको हम देखते हैं। तो लास्की महोदय इसको किस रूप में परिभाषित करते हैं उदारवाद को, तो उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं अपितु मन की क्या है, मन की एक आदत है। तो ये मन की एक आदत के रूप में कौन, लास्की महोदय कहते हैं कि कोई उदारवाद एक सिद्धांतों का समुच्चय नहीं है, कुछ सिद्धांतों का, बल्कि मन की एक आदत है। तो ये परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जाए कि उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं अपितु मन की आदत है, तो लास्की टिक मारिएगा। अगला रिचर्ड बेहम के द्वारा किस रूप में परिभाषित किया जाता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदारवाद है। तो लास्की उदारवाद को सिद्धांतों का समुच्चय नहीं अपितु मन की एक आदत के रूप में परिभाषित करते, वहीं रिचर्ड बेहम व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदारवाद को परिभाषित करते हैं। हाइकर के द्वारा राजनीति के शब्दकोश में प्रचलित शब्दावली है, परंतु एक शासी व्यक्ति ही इसका स्पष्ट व सुनिश्चित परिभाषा करने का प्रयास करेगा। बारबरा गुडिन उदारवाद को किस रूप में परिभाषित करते हैं, तो व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, तार्किकता, स्वायत्तता, सरकार व्यक्तियों की सहमति व समझौते पर आधारित होनी चाहिए, संवैधानिक व विधि का शासन होना चाहिए, चयन की स्वतंत्रता हो, अवसर की समानता, सामाजिक न्याय, सहिष्णुता, अगर ये सब है तो इसको उदारवाद कहा जाएगा। ये बारबरा के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया जाता। उदारवाद का जनक किसे माना जाता, तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। राज को आवश्यक बुराई माना जाता है। क्यों आवश्यक है और बुराई क्यों है? आवश्यक इसलिए है कि राज के द्वारा, यानी प्रहरी राज के रूप में या पुलिस नकारात्मक प्रहरी राज या नकारात्मक पुलिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि प्रहरी के रूप में राज्य जो है
एक पुलिस के रूप में काम करता है। समाज में विधि व्यवस्था, क्योंकि समाज में अपराध है, इसलिए राज्य के द्वारा पुलिस स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, ये स्थापित किया जाता है। तो इसलिए क्या है, राज्य आवश्यक है, क्योंकि समाज में अभी भी अपराध विद्यमान है। दूसरा, बुराई इसलिए क्योंकि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगता है या कटौती होती है। बेंथम ने क्या कहा कि समाज व्यक्तियों का योग मात्र है। तो बेंथम क्या बताया, ये योग मात्र, समाज व्यक्तियों का योग मात्र है, ये बेंथम के द्वारा परिभाषा दी जाती है। एडम स्मिथ ये अदृश्य हाथ का कॉन्सेप्ट देते हैं, कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देने से समूचे समाज का भला हो जाएगा, क्योंकि समाज में व्यक्ति विशेष ये स्वयं निर्धारित अपनी योग्यता प्रतिभा से डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो व्यक्ति को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर खुला मुक्त छोड़ दिया जाए तो इससे क्या हो, संपूर्ण समाज का भलाई होगी। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा ये पुस्तक भी लिखी जाती है, कब, 1776 में। इसके अलावा आइन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन भी 1798 में पुस्तक इनके द्वारा लिखी जाती। जो सेबाइन है वो बेंथम को आमूल दार्शनिक कहते, तो पूछेगा बेंथम को आमूल दार्शनिक किसने कहा, तो सेबाइन के द्वारा कहा जाता। मैकफर्सन लॉक के विचारों को सत्यमूलक व्यक्तिवाद, ये भी कॉन्सेप्ट ये पूछा जा चुका कि लॉक के विचारों को सत्यमूलक व्यक्तिवाद किसने कहा, तो मैकफर्सन के द्वारा कहा गया है। अब सकारात्मक उदारवाद या इसी को संशोधनात्मक उदारवाद या नैनी स्टेट या सामाजिक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें जो आधुनिक उदारवाद है, इसमें कौन कौन है जो इसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन है जो समर्थन करते हैं किसकी, सकारात्मक उदारवाद का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिएगा सकारात्मक उदारवाद, जे स्मिल स्पेंसर टी.एच. ग्रीन, यानी जे स्मिल हो गए, टी.एच. ग्रीन हो गए, स्पेंसर हो गए। क्योंकि ये कहते हैं कि समाज में जो अपंग व्यक्ति हैं, अपंग व्यक्ति के मरने में ही समाज की भलाई है। आधुनिक उदारवाद की बात करते हैं, जे स्मिल और स्पेंसर, जे स्मिल, स्पेंसर, टी.एच. ग्रीन, ये अपंग व्यक्तियों को ये सबसे क्या मानते हैं, निकृष्ट मानते हैं। कहते हैं कि इनके मरने से में ही समाज में भलाई है। जे स्मिल सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में पुस्तक लिखते हैं और कहते हैं कि राज्य का आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप आवश्यक है। यानी राज्य का किसमें, आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप आवश्यक, क्योंकि समाज में सभी व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति एक जैसी नहीं है। सकारात्मक उदारवाद के जो प्रबल समर्थक होते हैं, तो ये पूछे सकारात्मक उदारवाद प्रबल समर्थक, तो एल.टी. हॉबहाउस होते हैं। एल.टी. हॉबहाउस होते हैं। एल.टी. हॉबहाउस के द्वारा लिबरलिज्म नामक पुस्तक 1911 में लिखी जाती है। इसके अलावा टी.एच. ग्रीन जो हैं, ये व्यक्ति को मूलतः सामाजिक मानते हैं। क्या मानते हैं, व्यक्ति को मूलतः सामाजिक मानते हैं। राज्य को एक आवश्यक अच्छाई कहते हैं। तो ये आपका टी.एच. ग्रीन पूछे तो ये राज्य को एक आवश्यक, पीछे भी हमने कहा था कि राज्य को एक आवश्यक अच्छाई या दैवी सिद्धांत विवेक ग्रीन आते हैं, तो ये एक अच्छाई मानते हैं। राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को क्या करता है, दूर करता है। ये टी.एच. ग्रीन के द्वारा कहा जाता है। बेपर ग्रीन ने आदर्शवाद को सभ्यवा, उदारवाद को सामाजिक बनाया। ये बेपर ग्रीन पे कमेंट करते हैं। कल्याणकारी राज्य के समर्थक हॉबहाउस हैं, लास्की हैं, ये सब समर्थक। अल्फ्रेड मार्शल ये द फ्यूचर ऑफ द वर्किंग क्लासेज 1874 में पुस्तक लिखी जाती है। इसके अलावा जॉन मेनार्ड किन्स ये द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में पुस्तक लिखते हैं और ये राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने का प्रयास करते हैं और इसका जो प्रयोग रूजवेल्ट के द्वारा किया जाता द न्यू डील प्रोग्राम 1933 से 38 के बीच लॉन्च किए जाते हैं।
इसके अलावा जो इंग्लैंड की बेब्रिज रिपोर्ट है ये 1942 में आती है। यहाँ पर भी कल्याणकारी राज्य की वकालत की जाती है। 5 चीज़ें दूर करने का प्रयास किया जाता है। एक अभाव है, दूसरा अज्ञानता, तीसरा आलस। तो 3 हैं आ, तो कितने बन गए? देखो ये आ है, अगर इससे मिला दो तो 3 ये बन भी रहा, तो 3 हो गए आ। कौन 3 आ हो गए? तो एक हो गया अभाव, दूसरा हो गया अज्ञानता और तीसरा हो गया आलस्य। कौन कौन हो गए? अभाव हो गया, अज्ञानता हो गया, आलस, 3 ये हो गए और 2 बची, एक गंदगी और एक बीमारी। तो 5 ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बेब्रिज रिपोर्ट 1942 में आती है ब्रिटेन में। तो ये 5 चीज़ों को दूर करने की इसमें कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य बताया जाता है। 3 आ, तो कौन कौन हो गए? तो वो आलस्य हो गया, अभाव, आलस्य, अभाव, अज्ञानता, गंदगी, बीमारी। आगे आइए। राष्ट्रपति जॉनसन के द्वारा द ग्रेट सोसाइटी पुस्तक लिखी जाती है 1964 में और गरीबी से युद्ध का आह्वान किया जाता है राष्ट्रपति कैनेडी के द्वारा द न्यू फ्रंटियर 1960 में। समकालीन सकारात्मक उदारवादी की बात करें तो ये जॉन रॉल्स और डार्किन साहब होते हैं। डार्किन क्या कहते हैं कि अपंग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे उन्होंने पेंशन योजना का वकालत किसके? डार्किन महोदय के द्वारा किया जाता है। कल्याणकारी राज्य की आलोचना अब वही उदारवादी करेंगे, जैसे हेयर द रोड ऑफ सर्फडम 1944 में लिख के इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं समाजवाद का आशय दास्ता का मार्ग है। समाजवाद का आशय क्या? दास्ता का मार्ग है। हेयर के द्वारा आलोचना की जाती है। नव उदारवादी, इसी को स्वेच्छातंत्रवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें हेयक प्रमुख रूप से आधार रखने का काम करते हैं। इसके बाद फ्रीडमैन है, नॉजिक है, बर्लिन है, ये सब क्या है? नव उदारवाद है। समतावादी विचारक की बात करें तो समतावादी रॉल्स हैं, डार्किन है, तो रॉल्स डार्किन अभी आपको बताई है समतावादी। रोकोवस्की और अमर्त्य सेन ये सब समतावादी विचारक में आते हैं। समतावादी विचारक में कौन? रॉल्स हो गए, डार्किन हो गए, रोकोवस्की हो गए और अमर्त्य सेन हो गए। समुदायवादी विचारक की बात करें, समुदायवादी में वालजार हो गए, टेलर हो गए, सैंडल मैकेंटायर हो गए, सब ये समुदायवादी। बहुसंस्कृतवाद में 2 नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बिल किमलिका और बेकू पारिक, जो सांस्कृतिक तत्वों को तवज्जो देते हैं, प्रमुख मानते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुकें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक आपकी है डार्किन, टेकिंग राइट्स सीरियसली। ये कब? 1977 में लिखी जाती है। बिल किमलिका लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर। जहाँ पर बिल किमलिका कल्चर आएगा तो ये बिल किमलिका व बेकू पारिक का नाम आना चाहिए। तो लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर 1989 में पुस्तक लिखते हैं। चार्ल्स मेरियम जो हैं, इनके द्वारा पॉलिटिक्स एंड साइकोलॉजी पुस्तक लिखी जाती है। बेल्टन के द्वारा वोकैबुलरी ऑफ पॉलिटिक्स 1953 में पुस्तक लिखी जाती है। इसी प्रकार बेंडले के द्वारा द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर्स, ये पुस्तक 1908 में लिखी जाती है। डेविड ट्रूमैन के द्वारा द गवर्नमेंट प्रोसेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल ओपिनियन 1951 में लिखी जाती है। जेम्स ब्राइस के द्वारा मॉडर्न डेमोक्रेसी कब? 1921 में लिखी जाती है। केवल मॉडर्न डेमोक्रेसी है। मैक्रेडिस के द्वारा मॉडर्न गवर्नमेंट नामक पुस्तक 1958 में लिखी जाती है। तो मैक्रेडिस के द्वारा 1958 में मॉडर्न गवर्नमेंट बुक लिखी जाती। थॉमस एस कुन के द्वारा द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन 1962 में लिखी जाती। बेबर के द्वारा पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन 1919 की है। मैकाइवर के द्वारा मॉडर्न स्टेट पीछे बताई चुके 1926 में लिखे हैं। दांते जर्मिनो के द्वारा बियॉन्ड आइडियोलॉजी नामक पुस्तक दांते जर्मिनो के द्वारा लिखी जाती है। द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1967। लास्की के द्वारा लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट 1930 लिखी जाती। लास्की। दूसरा एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 हो ही गई। अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट 1919 से लिखते हैं। इसके अलावा द स्टेट इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935 लिखते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ आवर टाइम, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी जाती है। बार्कर प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1921 में ये बार्कर लिखते, पीछे भी हो चुका है। बेंजामिन आर बार्बर ए स्ट्रांग डेमोक्रेसी 1984 पुस्तक लिखते। वालजार ये भी पुस्तक पीछे बता चुके हैं कि स्पेयर्स ऑफ जस्टिस से डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी 1983 लिखते हैं। अगला राजनीतिक सिद्धांत ये अगला टॉपिक हो गया। तो मैकियावेली ने आधुनिक राजनीतिक दर्शन है मैकियावेली के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें धर्म व नैतिकता
जो धर्म और नैतिकता है इसको राजनीति के अधीन माना जाता है। और मैकियावेली कहते हैं कि राजा को राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए धर्म और नैतिकता का प्रयोग यानी धर्म का प्रयोग राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए किया जाना चाहिए। अगला रूसो इतिहास के माध्यम से नैतिकता को स्थापित करने की वकालत करते नीत्शे और हाइडेगर। ये नीत्शे वाला पिछली बार क्वेश्चन आया था तो ये टीजीटी में, तो ये नीत्शे और हाइडेगर ये आदर्शवाद की वकालत करते हैं। जॉन प्लामेंटेज सरकार के उद्देश्यों का व्यवस्थित चिंतन ही, अब ये क्या है राजनीतिक सिद्धांत, तो जॉन प्लामेंटेज क्या कहते हैं, तो जॉन प्लामेंटेज कहते हैं सरकार के उद्देश्यों का व्यवस्थित चिंतन ही सिद्धांत है। जब भी सिद्धांत की परिभाषा लिखना हो तो एक दो इसमें नाम याद कर लीजिए, एक जॉन प्लामेंटेज का याद कर लीजिए और दूसरा एलन गेविच का याद कर लीजिए। तो जॉन प्लामेंटेज किस रूप में डिफाइन करते, कहते हैं सरकार के उद्देश्यों का व्यवस्थित चिंतन। सरकार का क्या उद्देश्य है, तो सरकार के उद्देश्यों का व्यवस्थित चिंतन यही सिद्धांत है। एलन गेविच शक्ति का नैतिक मूल्यांकन आधार है। शक्ति का अगर नैतिक मूल्यांकन किया जाता तो शक्ति का नैतिक मूल्यांकन ही सिद्धांत है। डेविड मिलर क्या कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत सरकार की प्रकृति व उद्देश्यों का व्यवस्थित क्या प्रक्षेपण है। अगर सरकार के प्राकृत व उद्देश्यों का व्यवस्थित प्रक्षेपण किया जाता तो ये डेविड मिलर के द्वारा परिभाषा दी जाती है। राजनीतिक सिद्धांत में कौन कौन, तो ये दार्शनिक राजनीतिक सिद्धांत को दार्शनिक के रूप में लियो स्ट्रास के द्वारा परिभाषित किया गया। ऐतिहासिक रूप में सेबाइन है, मैक्लावेल है, लिंडसे है। वैधानिक रूप में डाइसी, संस्थागत रूप में बेजहार्ड ब्राइस मुनरो। तो ये आपका अच्छे से दिमाग में बैठा लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक लियो स्ट्रास, ऐतिहासिक सेबाइन मैक्लावेल लिंडसे। ऐतिहासिक तो ये दार्शनिक दिखाना हो तो लियो स्ट्रास लिखिए, दार्शनिक लियो स्ट्रास, ऐतिहासिक सेबाइन लिंडसे मैक्लावेल, वैधानिक डाइसी और संस्थागत के रूप में बेजहार्ड ब्राइस और मुनरो माने जाते हैं, समर्थन करते हैं। सेबाइन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का दोहरा उद्देश्य एक अमूर्त विचारों का निर्माण करना, दूसरा ऐतिहासिक परिस्थितियों को प्रभावित करना। अगला सेबाइन कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक विचार, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत में सब कुछ है, राजनीतिक विज्ञान विचार भी शामिल, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विज्ञान सबको शामिल किया जाता है। ऐसी बात कौन करते हैं, यानी सेबाइन महोदय करते हैं। डेविड ईस्टन इतिहासवादी की क्या करते हैं, इतिहास को हुबहू प्रस्तुत करना इतिहासवादी कहलाता है। इससे नए सिद्धांतों का निर्माण करना इतिहासकार का क्या होता काम होता है। ये डेविड ईस्टन ये इतिहासवादी दृष्टिकोण की दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करते हैं। संदर्भिक दृष्टिकोण में स्किनर हैं, पोकाक हैं। ये राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए टेक्स्ट बुक की बजाय कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा, यानी कॉन्टेक्स्ट क्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि टेक्स्ट बुक, इस पे बल देते हैं। अगला है समाजशास्त्री उपागम। समाजशास्त्री उपागम एक कैटलिन, एकीकृत उपागम कार्ल फ्रेडरिक, स्वायत्त उपागम नॉर्मन जैकोसन। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान सिद्धांत में आएंगे तो ये ग्राहम वॉलास, चार्ल्स मेरियम, लासवेल, ये सब इसमें आते हैं। प्रत्यक्षवाद क्या है, व्यक्ति विवेकशील है, यानी व्यक्ति ही हर चीज़ का निर्धारक है, मानक है, जिसके द्वारा वह इन नियमों की खोज कर सकता है, वो अपने ज्ञान का प्रयोग अपने हितों के लिए कर सकता है। इसी को प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। और इसके जो प्रमुख प्रोपाउंडर माने जाते हैं अगस्ट कांटे माने जाते हैं। धार्मिक, तत्वात्मक, सकारात्मक, वैज्ञानिक विचारधारा इसमें शामिल मानते हैं। मैक्स वेबर जो हैं ये नैतिक सापेक्षवाद की बात करते हैं। संरचनात्मक प्रकारवाद की बात करें तो इसके प्रोपाउंडर कौन, दुर्कीम है। तार्किक प्रत्यक्षवाद वेना स्कूल से निकला है। व्यवहारवाद की बात करें तो वैज्ञानिक अध्ययन प्राविधि द्वारा समझने का प्रयास है। जो वैज्ञानिक अध्ययन है प्राविधि के द्वारा समझने का प्रयास है। मानव के प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है, यानी जिसको तौला मापा जा सके। ये शिकागो स्कूल और इसमें चार्ल्स मेरियम। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925, लासवेल पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936। चार्ल्स मेरियम और लासवेल दोनों राजनीति विज्ञान को मनोविज्ञान का क्षेत्र मानते हैं और शक्ति का बंटवारा एवं शक्ति को आकार देना ही राजनीति का मुख्य उद्देश्य होता है, ये कहते हैं। चार्ल्स मेरियम पॉलिटिक्स एंड साइकोलॉजी में व्यवहारवादी आंदोलन का, इन्हीं चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवादी आंदोलन का बौद्धिक पिता कहा जाता है। इसके अलावा लियोनार्ड व्हाइट है,
लासवेल है, क्विंसी राइट हैं, गैब्रियल आमंड हैं, हर्बर्ट साइमन हैं हर्बर्ट साइमन हैं, वीवो के जूनियर हैं हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमैन, डेविड ईस्टन, ये सब इसी चार्ल्स मेरियम के छात्र होते हैं। डेविड ईस्टन सिद्धांत के बिना शोध का शिक्षण तुच्छ साबित हो सकता हो और जो डेटाज होंगे, अगर डेटाज नहीं है तो इनके बिना सिद्धांत निरर्थक होगा। ये 8 बौद्धिक आधार हैं जो आपको पता होना चाहिए। व्यवहारवाद जब भी आए तो 8 बौद्धिक आधार आप लिखिए। कौन कौन 8 हैं? तो इसमें नियमितता होती, सत्यापन, तकनीक, गणना, मूल्य निरपेक्ष, व्यवस्थापन, विशुद्ध विज्ञान और एकत्रीकरण। ये 8 कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अगला है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट डेविड ईस्टन के द्वारा 1969 में, यानी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन होता है वहाँ पर दिया जाता। 7 मान्यताएं इसमें इनके द्वारा स्थापित की जाती। कौन? तकनीक की बजाय विषय वस्तु प्राथमिक होती। पहला, वस्तुनिष्ठ अप्रासंगिकता से अस्पष्टता ज़्यादा, यानी जो चीज़ प्रासंगिक नहीं अप्रासंगिक है तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी क्यों ना हो। अगर वो अप्रासंगिक है तो उससे अच्छा है कि अस्पष्टता एम्बिग्यूटी ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये दूसरा हो गया कि तकनीक की बजाय विषय वस्तु प्राथमिक है, वस्तुनिष्ठ अप्रासंगिकता से अस्पष्टता ज़्यादा बेहतर है। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन पर बल, सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जाता है ना कि सामाजिक यथास्थिति पर। चौथा, वैज्ञानिक विश्लेषण के नाम पर वास्तविकता की अनदेखी नहीं की जा सकती। पांचवा, राजनीतिक विज्ञान में मूल्यों को पुनः स्थापित किया। छठा, राजनीतिक वैज्ञानिकों का बौद्धिक होने के कारण समाज में कुछ उत्तरदायित्व हैं और राजनीतिक वैज्ञानिकों को भी मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। अगला 7वां सबसे लास्ट, राजनीतिक विश्लेषकों को समाज में सक्रिय सहभागिता के द्वारा सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ये बात करते हैं। अगला, राजनीतिक सिद्धांत के विकास का समकालीन चरण, ये 1971 थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉल्स के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। एंथनी डाउन्स, मैंकर, ओल्सन और विलियम निस्कानन भी इसके क्या करते हैं? कहते हैं कि नौकरशाही के द्वारा अपने हितों को संरक्षित करने का प्रयत्न किया जाता तथा नौकरशाही आर्थिक रूप से एक अकुशल संगठन, यानी ये नौकरशाही की आलोचना करते हैं। खेल सिद्धांत, कैदी की दुविधा का मॉडल और चिकन गेम, ये 2 मॉडल इसमें दिए जाते हैं। ये माना गया कि विचारधारा काम तो हो गया, तो उसी में ये आप इनका लिख सकते हैं कि कैदी की दुविधा का मॉडल, चिकन गेम, नारीवादी, पर्यावरणवाद, नो संस्थावाद, नो मार्क्सवाद, ये आलोचनात्मक सिद्धांत, बहुसंस्कृतवाद, ये सब विचारधाराएं अब भी विकसित हो रही हैं। इसके अलावा अब इसमें आलमंड एंड बर्बा, सिडनी बर्बा के द्वारा सिविक कल्चर 1963 में लिखी जाती है। रॉबर्ट हल, हू गवर्न्स 1961 पुस्तक लिखते हैं। अगला, डे रेंडार्फ राल्फ के द्वारा क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959 लिखी जाती। कार्ल ड्यूस के द्वारा द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल 1963 लिखी जाती। एंथनी डाउन्स के द्वारा एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957 लिखी जाती। डेविड ईस्टन के द्वारा ए सिस्टम ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 लिखी जाती। सैमुअल पी हटिंगटन के द्वारा पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968, लेने के द्वारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिखी जाती। वी.ओ. की जूनियर के द्वारा द रिस्पॉन्सिबल इलेक्टोरेट रेशनलिटी इन प्रेसिडेंशियल वोटिंग 1936 से लेकर के 1960 के बीच का एनालिसिस की जाती है और ये 1966 में पुस्तक लिखी जाती है। चार्ल्स एडवर्ड लैंडब्लॉम के द्वारा द इंटेलिजेंस ऑफ डेमोक्रेसी 1965 लिखी जाती। मार्टिन लिपसेट के द्वारा पॉलिटिकल माइंड 1960 में लिखी जाती। कैरोल पेटमैन के द्वारा पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी 1970 में लिखी जाती। बेंजामिन आर बर्बर के द्वारा स्ट्रांग डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स फॉर ए न्यू एज 1984 लिखी जाती। जे मांसब्रिज के द्वारा बियॉन्ड एडवर्सरी डेमोक्रेसी 1980 में लिखी जाती। रॉबर्ट एडाल के द्वारा मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1970। कार्ल पॉपर के द्वारा पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म 1957 लिखी जाती। ग्राहम वॉलास के द्वारा ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1920 लिखी जाती है। कैडलिन के द्वारा साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स लिखी जाती। हेनरी सिजविक के द्वारा द एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स 1891 लिखी जाती। कैडलिन के द्वारा सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स लिखी जाती। जॉन आर लुकास के द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स 1966 लिखी जाती। एलन आर बॉल के द्वारा मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट 1983। J.D.B. मिलर के द्वारा द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स 1982। एडविन एन बिल्मसेन और पैट्रिक मैक अलेस्टर के द्वारा कौन सी बुक लिखी जाती? द पॉलिटिक्स
ऑफ डिफरेंस 1996 लिखी जाती। मॉरिस डुवर्जर के द्वारा द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स 1966 लिखी जाती। उत्तर आधुनिकता में आएंगे तो इसमें कौन है, गिल्स, डेल्यूज, डेरिडा, फुकोल्ट, ल्यूटार्ड, ये उत्तर आधुनिकता विचारधारा को मानने वाले, तो ल्यूटार्ड, फुकोल्ट, डेरिडा, गिल्स, डेल्यूज इसमें शामिल होते हैं। दांते एल जर्मिनो, बियॉन्ड आइडियोलॉजी, द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1967। सेल्डन एस ओलिन के द्वारा पॉलिटिक्स एंड विजन, कॉन्टिन्यूटी एंड इनोवेशन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 1960 में। कोहेन के द्वारा द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन 1962 में लिखी जाती। राजनीतिक सिद्धांत का क्षरण पहली बार किसके द्वारा, तो ये अल्फ्रेड कोवेन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। पीटर लास लेट और रॉबर्ट डहल के द्वारा राजनीतिक सिद्धांत पहले ही मृत्यु हो चुका कहा जाता। कार्ल पॉपर द थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन ये देते हैं। सिद्धांत यूनानी शब्द थेरिया से बना है, जिसका मतलब होता है एक मेंटल आउटलुक, एक मानसिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। राजनीतिक सिद्धांत का चरण क्यों हुआ, तो इतिहासवाद इसके लिए जिम्मेदार रहा। इतिहासवादी विचारक कौन कौन है, तो डनिंग, सेबाइन, लिंडसे, मैकलावेन। तो ये आप नाम इतने याद रखिए। यहाँ इतिहासवादी कौन है, डनिंग है, सेबाइन, लिंडसे, मैकलावेन। डनिंग, सेबाइन, लिंडसे, मैकलावेन जिम्मेदार है। नैतिक सापेक्षवाद भी जिम्मेदार, अति तथ्यवाद बहुत ज़्यादा फैक्ट पे, वैचारिक अपचयनवाद ये सब इसका है, जिससे राजनीतिक सिद्धांत का क्या हुआ है, क्षरण हुआ है। तो इसमें कौन विचारक जिम्मेदार, तो आप इनका नाम याद कर सकते हो। डनिंग है, डनिंग, सेबाइन, लिंडसे, मैकलावेन ये जिम्मेदार इसमें है। इसके अलावा भारतीय राजनीतिक विचारक में हम आए तो ये कौटिल्य, यथार्थवादी, मैकियावेली से इनकी तुलना की जाती है। अर्थशास्त्र इनकी राजनीति पर पुस्तक लिखी जाती है, जिसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछली बार टीजीटी में आया था। 15 इसमें अधिकरण है, 1 0 और लगा दीजिए। 150 अध्याय हैं, 180 प्राकरण है, तो कोई भी फैक्ट यहाँ से पूछा जा सकता। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र जो लिखा उसमें 15 अधिकरण है, 150 अध्याय है, 180 प्राकरण है, और सरकार के जो भाग बताए गए 34 हैं। सप्तांग सिद्धांत इसी में दिया जाता है, जिसमें क्या कहा जाता है कि राजा यानी सप्तांग सिद्धांत में कौन, राजा या स्वामी, इसको कहा गया शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक गुणों से युक्त होना चाहिए। दूसरा अमात्य या मंत्री, तो ये राजा एवं अमात्य के इसकी ये संज्ञा दी जाती है। राजा एवं अमात्य को यानी इसको कहा गया कि ये दूसरा कौन है, तो ये अमात्य हो गया। तीसरा एक कोष, तो हमेशा राजा को चाहिए कि वो अपने राजस्व को बढ़ाए, और इसके लिए 3 सिद्धांत कोष को बढ़ाने के बताए गए। एक आपका परिपुष्ट सिद्धांत, उद्योगों पर कर लगाया जाए, इसको परिपुष्ट सिद्धांत। दूसरा दुर्लभ सिद्धांत, ऐसी दुर्लभ सामग्री जो राज्य के लिए अत्यधिक उपयोगी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको टैक्स फ्री रखना चाहिए। और तीसरा कर मुक्ति सिद्धांत, और ये 3 सिद्धांत फॉलो करना चाहिए। कौन कौन, परिपुष्ट सिद्धांत, दुर्लभ सिद्धांत और कर मुक्ति सिद्धांत। इसके अलावा चौथा दंड का प्रयोग करना चाहिए, और दंड नीति एक कौटिल्य 3 प्रकार की, यानी जो शब्द प्रयोग करते हैं, दैहिक, कौपिक, आर्थिक। पूछा जा सकता कितने प्रकार की दंड नीति, तो 3 प्रकार की दंड नीति, एक दैहिक है, दूसरी कौपिक है, तीसरी आर्थिक है। आगे चलते हैं अगला, और अगला दुर्ग। और दुर्ग इन्होंने कहा कि 4 प्रकार का होता है। एक औदिक, जो पानी से घिरा हो, औदिक। दूसरा पर्वत दुर्ग, पर्वत श्रेणियों से घिरा हो। और तीसरा धानवन, यानी जो मरुस्थल प्रदेश हो उसको धानवन दुर्ग। और अगला वन दुर्ग। 4 प्रकार के दुर्गों की अर्थशास्त्र में बात की गई। प्रत्येक सीमा का नियंत्रण जो अधिकारी करेगा उसे नागरिक के नाम से पुकारा गया। जनपद प्रशासन की, अगला जनपद होगा, जनपद प्रशासन की इकाई को माना गया। और इसमें एक व्यवस्था बनाई गई। 10 गांवों का समूह को संग्रहण कहा गया, 200 गांवों का समूह खारवटिक, 400 का द्रोणमुख, 800 गांवों का जो प्रमुख, 800 गांवों का स्थानीय। ग्राम की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए ग्रामिक की नियुक्ति की जाएगी। सीमा विवाद के लिए पंचग्रामिक की नियुक्ति की जाएगी। और सबसे लास्ट में 7वां जो मित्र। तो ये था आपका कौन, सप्तांग सिद्धांत। अब मंडल सिद्धांत में 12 प्रकार के राज्यों की बात की गई है। 12 कौन है, तो एक आपका मान लो ये है जो आसपास, ये इसी को केंद्रीय जो मेन राज्य है उसको क्या कहा गया, विजिगिसु। और इसके बगल में जो होगा यारी, इसके बगल फिर क्या होगा, मित्र। तो इस प्रकार अगर टोटल हम देखें तो विजिगिसु, अरी दुश्मन वाला राज, फिर मित्र, तो विजिगिसु, अरी मित्र, और अरी मित्र को मिला दो अरी मित्र, फिर मित्र,
फिर आपका मित्र मित्र के आगे अरे लगा दीजिए, अरे मित्र मित्र यानी टोटल 12। फिर आपका पार्षणी ग्राह, फिर आक्रंदा, फिर पार्श्वरी ग्राहसार, फिर आक्रंदा सार, तो उसके बाद फिर माध्यमा, फिर उदासीन। तो ये टोटल कितने 12 प्रकार के क्या होते हैं राज्य बताए गए। इसी को मंडल सिद्धांत के नाम से जाना गया। 6 प्रकार की नीतियाँ कौन? संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव। तो ये 6 प्रकार की यानी इसमें नीतियों की बात की गई। कौन कौन? संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव। 4 उपाय बताए गए कि कैसे राज्य कोई शासन व्यवस्था का संचालन करेगा। तो साम, दाम, दंड, भेद नीति का पालन करना चाहिए। सामाजिक के स्तर पे क्या कौटिल्य के द्वारा बात की गई? तो मनु के समान वर्ण व्यवस्था के समर्थन किया गया। कौटिल्य के द्वारा प्रशासनिक विभाग कितने? 18 बताए गए। गुप्तचर विभाग 9, कानून 17। तो ये याद रखिए, यहाँ से एक फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन बन सकता। प्रशासनिक विभाग जो अर्थशास्त्र में बात की गई वो 18 है, गुप्तचर विभाग 9 है। गुप्तचर कितने हैं? 9। तो यानी प्रशासनिक विभाग का आधा कर दो 9। उसके बाद कानून 17। रोजगार के साधन 3 प्रमुख रूप से इसमें बात की गई है। कौन कौन से 3 हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक आपका कृषि हो गया, प्राथमिक पशुपालन और व्यापार। कृषि, पशुपालन, व्यापार 3। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनकी चर्चा की गई है। राजा को 4 प्रकार की विद्या आनी चाहिए। एक अंतिवीक्षिकी, ये भी क्वेश्चन इस बार के पेपर में टीजीटी में आया था। अंतिवीक्षिकी अध्यात्म दर्शन, अध्यात्म और दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, इसी को अंतिवीक्षिकी कहा गया। त्रयी, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। वार्ता, कृषि, पशुपालन, व्यापार के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। और चौथा दंड नीति, शासन कला और राजविद्या। तो ये 4 प्रकार की विद्या वो आनी चाहिए राजा को। तो अंतिवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। मुद्रा की जांच पड़ताल के लिए एक अधिकारी रूप दर्शक की नियुक्ति की बात की गई। राजा में 4 क्वालिटी होनी चाहिए। एक अभिगामिक गुण होना चाहिए, दूसरा प्रजा गुण होना चाहिए, तीसरा उत्साह और चौथा आत्मसम्मत गुण। ये 4 प्रकार के बताए गए। 4 प्रकार के न्यायालय की बात की गई। एक जनपद संधि न्यायालय होगा, दूसरा संग्रहण न्यायालय होगा, तीसरा द्रोणमुख न्यायालय होगा, चौथा स्थानीय न्यायालय होगा। तो अगर अर्थशास्त्र में पूछा जाए कितने प्रकार के न्यायालय, 4 प्रकार के न्यायालय की वकालत की गई। जनपद, संधि न्यायालय, संग्रहण न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय। ये 4 प्रकार के न्यायालय की बात की गई। अब अगला है अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष का हम देखें तो इनका 3 फेजेज में इनके जीवन काल को समझा जा सकता है। पहले फेजेज में उग्र राष्ट्रवादी ये होते हैं और ये आनंद मठ हुआ कृष्ण चरित्र से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। और लंदन मजलिस में की सदस्य ये ग्रहण करते हैं और गुप्त समाज के सदस्य बनते हैं। तो ये पहले फेजेज में। दूसरे फेजेज में ये क्या हो जाते हैं? यानी उग्र राष्ट्रवादी से फिर क्या बन जाते हैं? तो उग्र राष्ट्रवादी के बाद ये रेडिकल हो जाते हैं, जिसमें स्वदेशी बहिष्कार इनका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। स्वराज व राष्ट्रीय शिक्षा इनकी वकालत करते हैं। तो 4 प्रकार की जो गर्म दल के लोग अपना रहे थे उसमें ये भी शामिल हो जाते हैं। और आखिरी फेजेज में मानवीय एकता और अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात करते हैं। उसी फेज में जा करके आप देखोगे जो लाइफ डिवाइन है, द आइडियल्स ह्यूमन यूनिटी लिखते हैं सिंथेसिस ऑफ योगा। जो ये पुस्तकें हैं ये सबसे लास्ट फेज में इनकी लिखी जाती हैं। इनके द्वारा 2 कोटेशन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा शत्रु या विरोधी कोई नहीं बल्कि हमारी अपनी कमजोरी, स्वार्थ व पाखंड है। ये कौन? अरबिंदो घोष ये कहते हैं कि हमारा शत्रु या विरोधी कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी कमजोरी है। हमारी अपनी कमजोरी, हमारा अपना स्वार्थ हुआ, हम जो पाखंड करते हैं ये सब हमारी कमजोरी है। दूसरा ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला धर्मयुद्ध है। ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला क्या है? धर्मयुद्ध। 2 कोटेशन दे करके पूछा जाए तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? तो ये अरबिंदो घोष के द्वारा। तो ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। अभी तक हमने आपके सामने 62 पेज का डिस्कशन किया है। ये वीडियो आपको जरूर एग्जाम में उपयोगी साबित होगा। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर अपना सुझाव दे सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।